हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत हमारे चैनल अजय सैनी नर्सिंग क्लासेस पे। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एंटीडोट। एंटीडोट के बारे में हमने पिछली क्लास में भी, एंटीडोट की क्लास है फर्स्ट क्लास, उसके बारे में हमने स्टडी किया था। उस क्लास में हमने देखा था कि चिलेटिंग एजेंट क्या होते हैं, कौन कौन से कॉमन चिलेटिंग एजेंट्स है जो काम में आते हैं। ठीक है, चिलेटिंग एजेंट्स कैसे काम करते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है। मोस्ट कॉमनली देखा जाए तो चिलेटिंग एजेंट्स हैं ऐसे एजेंट्स हैं जो हैवी मेटल के साथ रिएक्ट करके एक वाटर सोल्यूबल स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और वो बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। वो चिलेटिंग एजेंट्स हैं मोस्ट कॉमनली जो हेवी मेटल की पॉइजनिंग होती है, जैसे कि आर्सेनिक हो गया, ठीक है, मरकरी हो गई, गोल्ड हो गया। इन सब की पॉइजनिंग के अंदर लेड है, इन सब की पॉइजनिंग के अंदर क्या यूज़ किया जाता है, चिलेटिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं लाइफ को सेव करने के लिए। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एंटीडोट। एंटीडोट में हम ये पढ़ेंगे कि कौन सी मेडिसिन, पर्टिकुलरली हम आज फोकस करेंगे मेडिसिन के ऊपर, कि किस मेडिसिन की टॉक्सिसिटी होने पे कौन सी मेडिसिन देनी है, वो कैसे काम करती है, कैसे कैसे उनका यूटिलाइजेशन यूज़ करना है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। एंटीडोट की फर्स्ट हमारी जो है आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर देखिए, फर्स्ट वन जो टॉपिक है उसमें देखिएगा आप। फर्स्ट है कि जो पॉइजनिंग है, मोस्ट कॉमनली जो ड्रग्स हैं उनकी कौन कौन सी पॉइजनिंग उनकी पॉइजनिंग होती है। ठीक है, कौन सी मोस्ट कॉमन जो रूटीन डे रूटीन जो हमारे हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर हमारे रूटीनली जो ड्रग्स काम में आती हैं, उन ड्रग्स की कैसे पॉइजनिंग हो रही है। ठीक है, उन ड्रग्स की पॉइजनिंग होगी तो उनका एंटीडोट क्या यूज़ करना है और वो एंटीडोट कैसे काम करता है, वो सारा आज हम स्टडी करेंगे। और ये एंटीडोट का जो पॉइंट टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से हर बार कोई जो भी पर्टिकुलर जो भी कोई भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होती है उसके अंदर हर बार इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट वन है हमारा पॉइंट, फर्स्ट वन पॉइंट है हमारा कि पैरासिटा पॉइजनिंग है। यहाँ पर हम बात करेंगे पॉइजनिंग की। ठीक है, तो पर्टिकुलर पॉइजनिंग है तो उस कंडीशन के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन है, तो पॉइजनिंग है। पॉइजनिंग का मतलब है उस ड्रग का लेवल है वो एक्सेसिव हो गया, या जो उसका जो नॉर्मल ब्लड लेवल होना चाहिए था, एक थेराप्यूटिक लेवल होना चाहिए था, ठीक है, उससे वो ज़्यादा हो चुका है, उसे बोलते हैं अपन पॉइजनिंग या टॉक्सिक लेवल। ठीक है, यहाँ पर हमने एक वर्ड काम में लिया है, थेराप्यूटिक लेवल। देखिएगा, थेराप्यूटिक लेवल। थेराप्यूटिक लेवल का मतलब ये होता है कोई भी ड्रग है उसका वो लेवल या वो कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर जो एक थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए या फिर जिस इफेक्ट के लिए, जिस काम के लिए हमने वो पर्टिकुलर मेडिसिन एडमिनिस्टर की है, उसको करने के लिए जितना उसका कंसंट्रेशन हमें हमारी ब्लड के अंदर चाहिए वो कहलाता है उसका थेराप्यूटिक लेवल। ठीक है, लेवल इन ब्लड इज द लेवल ऑफ मेडिसिन is the level of medicine in the blood circulation is the blood circulation that is थेरापेटिक लेवल क्या उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, दैट इज डिजायर्ड और रिक्वायर्ड that is desired or required for desired therapeutic effect। ठीक है, मतलब कोई ऐसी मेडिसिन या कोई भी पर्टिकुलर मेडिसिन है उसका वो पर्टिकुलर लेवल जो ब्लड के अंदर रिक्वायर्ड होता है उसका थेरापेटिक लेवल आने के लिए, थेरापेटिक इफेक्ट आने के लिए जितना ब्लड के अंदर जितना उसका लेवल जितना रिक्वायर्ड होता है वो लेवल क्या कहलाता है, उस ड्रग का वो लेवल कहलाता है उसका थेरापेटिक लेवल। थेरापेटिक लेवल वो क्या कहलाता है, उसका थेरापेटिक लेवल। अब अगर मान लीजिए कोई भी ड्रग है, वो ड्रग क्या हो गई, वो ड्रग क्या कर रही है, इस लेवल से थेरापेटिक लेवल से मोर देन हो रही है, तो वो उसका क्या कहलाता है, टॉक्सिक लेवल। ठीक है, टॉक्सिक लेवल क्या होता है, टॉक्सिक लेवल यानी टॉक्सिक कंसंट्रेशन। टॉक्सिक कंसंट्रेशन का मतलब है, टॉक्सिक कंसंट्रेशन का यहाँ पे मतलब है, देखिएगा, टॉक्सिक कंसंट्रेशन का मतलब है कि जो लेवल है, जो लेवल ऑफ ड्रग, level of drug is exceed level of drug is exceed more than the
more than the required therapeutic लेवल, मतलब जितना ड्रग का रिक्वायर्ड था, जो ड्रग का मतलब जो ड्रग का लेवल ब्लड के अंदर जितना रिक्वायर्ड था एक थेरापेटिक इफेक्ट के लिए, उससे ज़्यादा हो जाना क्या कहलाता है, उसका टॉक्सिक लेवल। ठीक है, और जब ये ड्रग, कोई भी ड्रग है, वो जब टॉक्सिक लेवल को क्रॉस करती है या टॉक्सिक लेवल पे जाती है, तो वो कंडीशन है, वो क्या कहलाती है, ड्रग टॉक्सिसिटी। वो क्या कहलाती है, ड्रग टॉक्सिसिटी। ठीक है, वो क्या कहलाती है, ड्रग टॉक्सिसिटी। अब इस ड्रग टॉक्सिसिटी को देखिएगा स्टूडेंट्स, अब इस ड्रग टॉक्सिसिटी के अंदर क्या होगा, अब इस ड्रग टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या लेते हैं, उसका एंटीडोट काम में लेते हैं, एंटीडोट्स काम में लेते हैं। और ये एंटीडोट्स क्या करते हैं, इन पर्टिकुलर जो भी ये पर्टिकुलर मेडिसिन हैं उनके इफेक्ट को क्या कर देते हैं, ये न्यूट्रलाइज, टू न्यूट्रलाइज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। जो भी पर्टिकुलर ड्रग है उसके टॉक्सिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, एंटीडोट्स काम में लेते हैं। और ये एंटीडोट्स क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर ड्रग का जो एक्सेसिव लेवल हुआ है उस लेवल को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और हमारी हेल्प करते हैं पेशेंट की लाइफ को सेव करने के लिए। तो आज हम वहीं एंटीडोट्स के बारे में पढ़ेंगे कि मान लीजिए जो भी पर्टिकुलर मेडिसिन है उसका लेवल ज़्यादा हो गया तो कौन सा एंटीडोट देंगे, और ये एंटीडोट कैसे उस ड्रग को न्यूट्रलाइज करेगा, कैसे उसके ऊपर काम करेगा। तो आइए वन बाई वन हम देखते हैं। तो फर्स्ट वन है, ठीक है, फर्स्ट वन हमारा जो पर्टिकुलर ड्रग है हमारी, वो ड्रग है हमारी, फर्स्ट वन ड्रग है हमारी है पैरासीटामोल। ठीक है, पैरासीटामोल, ये एसिटामिनोफेन, ये सारे पैरासीटामोल के नाम है, टाइलोन। ठीक है, पैरासीटामोल, टाइलोन और एसिटामिनोफेन, ये तीनों पैरासीटामोल के ही नाम है। मान लीजिए किसी पेशेंट को आप पैरासीटामोल है उसकी एक्सेसिव डोज दे देते हो, पेशेंट को पैरासीटामोल की एक्सेसिव डोज दे देते हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होने के चांसेस हैं, लीवर फेलियर, ठीक है, हिपेटिक फेलियर कोज करता है। मोस्ट कॉमनली पैरासीटामोल पॉइजनिंग क्या करती है, हिपेटिक फेलियर, हिपेटिक पैरासीटामोल क्या करती है, हिपेटिक फेलियर कोज करती है। जब मैंने ये एंटीडोट शुरू किए थे उस कंडीशन के उस क्लास के अंदर, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है पर्टिकुलर ड्रग्स का। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि हमारी बॉडी का जो सबसे मेटाबॉलिज्म, ठीक है, नॉर्मली जो भी फूड वगैरह उसके मेटाबॉलिज्म के लिए भी, साथ के साथ जो भी पर्टिकुलर हम ड्रग्स बाहर से जो कंज्यूम कर रहे हैं उन ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म के लिए जो ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल होता है, वो ऑर्गन कौन सा होता है, वो ऑर्गन होता है आपका लीवर होता है। ठीक है, लीवर मेन मेटाबॉलिज्म का ऑर्गन है। अब मान लीजिए आपने पैरासीटामोल की एक्सेसिव डोज एडमिनिस्टर करी, तो वो ड्रग कहाँ जाएगी, वो ड्रग चली जाएगी ब्लड सर्कुलेशन में, एब्जॉर्ब होने के बाद चली जाएगी वो लीवर के पास। अब लीवर के पास क्या होगा, लीवर क्या करेगा, लीवर उसमें एंजाइमेटिक रिएक्शंस करेगा, लेकिन उसका लेवल बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, वो जो ड्रग है पर्टिकुलर पैरासीटामोल जो ड्रग है वो क्या करेगी, लीवर फेलियर के कॉजेज, लीवर फेलियर के चांसेस को कॉज करने, लीवर फेलियर को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। वहाँ पर वो लीवर फेलियर का कॉज है वो शुरू हो जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, मान लीजिए पेशेंट उसके लाइफ को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर हमें जो ड्रग यूज़ करनी है वो है एन एसिटाइल सिस्टीन। ठीक है, एन एसिटाइल सिस्टीन, एसिटाइल सिस्टीन या एन एसिटाइल सिस्टीन, ऐसे भी इसको नाम से जाना जाता है। एन एसिटाइल सिस्टीन और एसिटाइल सिस्टीन नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ये एसिटाइल सिस्टीन है, वो एंटीडोट है किसका है, पैरासीटामोल का। अगर आपके पास एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, नोट सेट है, जैसे कि कल परसों जो कल ही मैंने एक अपने चैनल पे वीडियो अपलोड किया है रिलेटेड टू नई नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट जो आई है, कहाँ पे आई है, वहाँ आई है निमहांस के अंदर। ठीक है, तो ऐसी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट्स के अंदर ये सारे पॉइजनिंग के केस, इन सारे एंटीडोट के बारे में या पैरासीटामोल वगैरह पॉइजनिंग के बारे में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं वो पूछा जा सकता है। और इससे हमें, इससे इस क्वेश्चन को, जैसे मान लीजिए एंटीडोट के बारे में अगर हमें नॉलेज होगी तो हम उस क्वेश्चन को राइट करेंगे और इजीली नंबर गेन कर सकते हैं। तो ये बात काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पैरासीटामोल अब डे टू डे लाइफ के अंदर हर घर के अंदर नॉर्मली यूज़ होती है। लोग हमारे यहाँ पे जो इंडियंस हैं वो क्या करते हैं, जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन लेते हैं, उनको बस पता है कि हाँ दर्द में पैरासीटामोल ले लो, बुखार में पैरासीटामोल, उनको ये नहीं पता पर्टिकुलरली कि डोज क्या रखनी है। तो उस कंडीशन के अंदर वहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली जो कॉमन ड्रग है पैरासीटामोल, क्या है, कॉमन ड्रग है, कॉमन ड्रग है पैरासीटामोल, क्या है वहाँ पर कॉमन ड्रग, और कॉमन ड्रग होने की वजह से इसकी पॉइजनिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, कॉमन ड्रग और इस वजह से इसकी पॉइजनिंग भी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अब ये क्या करती है, देखिए, एन पॉइजनिंग हो गई, पॉइजनिंग होगी तो हम क्या देंगे, एन एसिटाइल सिस्टीन देंगे। ठीक है, पेशेंट को क्या देंगे, एन एसिटाइल सिस्टीन, देखिएगा क्या देंगे हम पेशेंट को,
पेशेंट को देंगे हम एन एसिटाइलसिस्टीन, एन एसिटाइलसिस्टीन देंगे। और ये एन एसिटाइलसिस्टीन जब हम पेशेंट को देंगे, ठीक है, वो काम करेगा हमारे लिए एक एंटीडोट का, ठीक है, वो क्या काम करेगा हमारे लिए एक एंटीडोट का काम करेगा। किसके लिए? पैरासीटामोल का एंटीडोट क्या हो गया? एन एसिटाइलसिस्टीन। अब एन एसिटाइलसिस्टीन कैसे काम करेगा वो देखिएगा कि एन एसिटाइलसिस्टीन क्या करता है, जो ग्लूटाथियोन होता है लीवर के अंदर, ठीक है, एन एसिटाइलसिस्टीन क्या करेगा, जो ग्लूटाथियोन होता है लेवल के जो लीवर के अंदर, उसका जो लेवल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, पैरासीटामोल पॉइजनिंग की वजह से क्या हो रहा है, पैरासीटामोल पॉइजनिंग क्या कर रही है, देखिएगा स्टूडेंट, पैरासीटामोल की पॉइजनिंग वो क्या कर रही है, डिक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूटाथियोन, ठीक है, वो क्या करिए, ग्लूटाथियोन का लेवल है उसको डिक्रीज कर रही है। तो लेकिन जैसे ही आप एन एसिटाइलसिस्टीन दोगे वो क्या करेगी, ये रिस्टोर करेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या दोगे आप, मतलब पैरासीटामोल की पॉइजनिंग हुई, पॉइजनिंग के बाद आप क्या कर रहे हो, पॉइजनिंग होने के बाद आप क्या दे रहे हो पेशेंट को, एन एसिटाइलसिस्टीन, एन एसिटाइलसिस्टीन है, ठीक है, हैंड राइटिंग को थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। एन एसिटाइलसिस्टीन दोगे, एन एसिटाइलसिस्टीन जैसे ही आप पेशेंट को दोगे तो ये एन एसिटाइलसिस्टीन क्या करेगी, ये क्या करेगी, रिस्टोर करेगी, ये करेगी रिस्टोर किसको, जो लीवर के अंदर लीवर ग्लूटाथियोन को, लीवर का जो ग्लूटाथियोन है उसको क्या करेगी, ये रिस्टोर करेगी, ठीक है। अब जो लीवर का ग्लूटाथियोन है उसको रिस्टोर करेगी तो क्या होगा, ये जो ग्लूटाथियोन है, ये जो ग्लूटाथियोन है ये एक्ट लाइक है, ये क्या, ये ग्लूटाथियोन जो आपने दिया है, जो आपने स्टोर किया है एनिस्टेलसिस्टीन से, जो ग्लूटाथियोन का मेटाबॉलिज्म पैरासीटामोल पॉइजनिंग होने की वजह से क्या हो रहा है, जो लीवर के अंदर जो ग्लूटाथियोन था उसका डिग्रेडेशन, वो जल्दी जल्दी टूट के बाहर निकल रहा था। लेकिन जैसे ही आपने एनिसिटाइलसिस्टीन दिया, एनिसिटाइलसिस्टीन देते ही पेशेंट जो क्या हुआ, पेशेंट के लीवर के अंदर क्या हुआ, लीवर के अंदर जो ग्लूटाथियोन का लेवल डिक्रीज हो रहा था वो वापस से रीस्टोर होना शुरू हो चुका है, ठीक है। वो क्या होना शुरू हो चुका है, जो ग्लूटाथियोन का जो लेवल था वो वापस से रीस्टोर होना शुरू हो चुका। अब वापस से रीस्टोर होना शुरू हो चुका तो क्या होगा, ये ग्लूटाथियोन एक्ट लाइक ए एंटीऑक्सीडेंट, ये क्या करता है, एक एंटीऑक्सीडेंट के जैसे काम करता है, एक्ट लाइक ए एंटीऑक्सीडेंट, 1 सेकेंड, एक्ट लाइक एंटीऑक्सीडेंट, एक्ट लाइक ए एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट की वजह से काम करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे एंटीडोट, एंटीडोट फॉर पैरासीटामोल, पीसीएम पॉइजनिंग, ठीक है, एंटीडोट का काम करेगा हमारे लिए, किसके लिए, पीसीएम की पॉइजनिंग के लिए, पीसीएम बोले तो पैरासीटामोल, पैरासीटामोल पॉइजन, फिर इस पैरासीटामोल की पॉइजनिंग के अंदर हमारे लिए क्या काम करेगा, ये काम करेगा हमारे लिए एंटीडोट का, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि पैरासीटामोल पॉइजनिंग कैसे हुई, कैसे होने के बाद उसके अंदर पैरासीटामोल की पॉइजनिंग कैसे हुई, पॉइजनिंग के अंदर हमने एन एसिटाइलसिस्टीन यूज किया और वो एन एसिटाइलसिस्टीन कैसे वर्क कर रहा है लीवर के अंदर, वो मैंने अच्छे से पूरा यहाँ पे खोल के बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। किसी स्टूडेंट को अगर नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको दोबारा से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट मेडिसिन है, नेक्स्ट मेडिसिन में देखिएगा, नेक्स्ट मेडिसिन में कि कोई भी अगर नॉन स्पेसिफिक, यहाँ पर आप ऐसे कर लीजिएगा, ये वाला जो लेटर है मतलब यहाँ और ये वाला यहाँ लिख लीजिएगा जब भी आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो। मान लीजिए आपके पास, आप कैजुअलिटी के अंदर ड्यूटी कर रहे हो, एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप ड्यूटी कर रहे हो, उस समय आपके पास अगर कोई भी पॉइजनिंग का केस आता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस इंडिविजुअल ने या इस पेशेंट ने कौन सा पॉइजन लिया है, मतलब नॉन स्पेसिफिक पॉइजनिंग हो गई, आपको पता नहीं है कि कौन सा पॉइजन लिया है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर हम जो यूनिवर्सल एंटीडोट होता है उसको काम में लेते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सल एंटीडोट क्या है हमारा, एक्टिवेटेड चारकोल, यूनिवर्सल एंटीडोट क्या है हमारा, एक्टिवेटेड चारकोल, वो क्या काम कर रहा है, एक्टिवेटेड चारकोल है, ठीक है। एक्टिवेटेड चारकोल क्या है हमारा, यूनिवर्सल है। ये कहाँ काम करेगा, ये करेगा नॉन स्पेसिफिक पॉइजनिंग के केस के अंदर, नॉन स्पेसिफिक पॉइजनिंग के केस के अंदर ये क्या करेगा, काम करेगा, चारकोल काम करेगा, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक मतलब आपको पता नहीं है कि पेशेंट ने कौन सा पॉइजन कंज्यूम किया है, कौन सा पॉइजन है वो इंजेस्टेड किया है, तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या कर सकते हो, एक्टिवेटेड चारकोल है उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ये एक्टिवेटेड चारकोल है वो कैसे काम करेगा वो देखिए, ठीक है। एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, वहाँ पे
जो भी पर्टिकुलर जो आपने, जैसे आप मान लीजिए आपके पेशेंट आया, नॉन स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक पॉइजन कंज्यूम करके आया, आपको पता नहीं, आपने एक्टिवेटेड चारकोल एडमिनिस्टर किया, और एक्टिवेटेड चारकोल आपने जैसे ही एडमिनिस्टर किया तो एक्टिवेटेड चारकोल वहाँ पे क्या करता है, वो जो पर्टिकुलर ड्रग थी, जो भी पॉइजन था, उसके एब्जॉर्प्शन को वो क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, उसका गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन उसको वो क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा जूम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, पर्टिकुलर जो मेडिसिन थी, वो जो मेडिसिन है हमारी, वो क्या कर रही है, एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर रही है, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर क्या कर रही है, पर्टिकुलर जो भी पॉइजन था उसका एब्जॉर्प्शन है उसको क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या यूज कर सकते हैं, चारकोल है। ठीक है, चारकोल एक यूनिवर्सल है। अगर आपके पास सवाल आता है या क्वेश्चन आता है, आपसे एग्जामिनर पूछता है कि यूनिवर्सल एंटीडोट क्या होता है, तो यूनिवर्सल एंटीडोट कौन सा है, तो यूनिवर्सल एंटीडोट आप किसको बोल सकते हैं, चारकोल को बोल सकते हैं, क्योंकि चारकोल है वो नॉन स्पेसिफिक पॉइजनिंग के केस में यूज किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जाए लेक्चर वीडियो समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट वन, मोस्ट कॉमन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, मोस्ट कॉमन नेक्स्ट वन है डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी। ठीक है, अगर मान लीजिए पॉइजनिंग हुई है, किसकी पॉइजनिंग है, डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो गई है। ठीक है, डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो गई है। ठीक है, डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी के अंदर हमें क्या यूज़ करना है, उसका हम एंटीडोट यूज़ करेंगे। क्या होता है उसका डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का एंटीडोट होता है डिगिबाइंड। ठीक है, डिगिबाइंड या डिजॉक्सिन इम्यून फैब, डिजॉक्सिन इम्यून फैब यूज़ करेंगे। ठीक है, किस टॉक्सिसिटी के अंदर यूज़ करेंगे, किसकी टॉक्सिसिटी, डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी के अंदर क्या यूज़ करेंगे हम, डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी के अंदर क्या यूज़ करेंगे, डिगिबाइंड। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगा डिजॉक्सिन के बारे में। ठीक है, डिजॉक्सिन की बात करें, डिजॉक्सिन की बात करें तो डिजॉक्सिन क्या है, डिजॉक्सिन एक कार्डियक मेडिसिन है, कार्डियक मेडिसिन है, कार्डियक ड्रग है जो हार्ट के ऊपर काम करती है। तो डिजॉक्सिन क्या है, डिजॉक्सिन क्या करती है, डिजॉक्सिन करती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डिजॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, डिजॉक्सिन क्या करती है, डिजॉक्सिन हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करती है। डिजॉक्सिन क्या करती है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करती है, इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ, इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट। डिजॉक्सिन क्या कर रही है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज कर रही है, ये इंक्रीज कर रही है, सॉरी, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को ये क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, हार्ट रेट को इंक्रीज नहीं करती है। यहाँ पर ध्यान रखने की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हार्ट रेट को इंक्रीज नहीं करती है, ये क्या करती है, जो हार्ट के द्वारा ब्लड को पंप करने के लिए जो फोर्स लगाया जा रहा था, ठीक है, जिस फोर्स, जिस प्रेशर के साथ वो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, ठीक है, उसके अंदर जो सिस्टोल हो रहा था, उसको वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। जो पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है उसको क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। ये क्या कर रही है, इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट। ठीक है, ध्यान रखने की बात है, की पॉइंट की बात करें तो अगर हार्ट रेट, अगर किसी पेशेंट का हार्ट रेट 60 से नीचे है, 60 से 60 बीट पर मिनट से अगर नीचे, किसी पेशेंट का अगर हार्ट रेट 60 बीट पर मिनट से नीचे है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें पेशेंट को डिजॉक्सिन नहीं देनी है। डू नॉट एडमिनिस्टर डिजॉक्सिन। ठीक है, क्योंकि डिजॉक्सिन हार्ट रेट को इम्प्रूव नहीं करती है, डिजॉक्सिन सिर्फ फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इम्प्रूव करती है। ठीक है, लिख लीजिएगा, डिजॉक्सिन improve the force of contraction, force of contraction, force of contraction। ठीक है, हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उसके फोर्स को क्या कर रही है, डिजॉक्सिन इंक्रीज करती है। तो डिजॉक्सिन अगर किसी पेशेंट की हार्ट रेट 60 बीट पर मिनट से नीचे है या ब्रेडिकार्डिया की तरफ है, तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को कभी भी डिजॉक्सिन एडमिनिस्टर नहीं करनी है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, अब देखिए, डिजॉक्सिन है, जो डिजॉक्सिन है उसकी टॉक्सिसिटी भी, और डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होते ही क्या हुआ, डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होते ही हमने क्या किया, उस टॉक्सिसिटी के होते ही हमने क्या किया, डिजॉक्सिन इम्यून फेब या डिगिबाइंड पेशेंट को हम क्या कर देंगे, एडमिनिस्टर कर देंगे। ठीक है, क्या एडमिनिस्टर करेंगे। अब ये डिगिबाइंड काम कैसे करता है, ये डिगिबाइंड काम कैसे करता है वो देखिएगा। ये डिगिबाइंड क्या करता है, जैसे ही डिजॉक्सिन इम्यून फेब, जैसे ही आपने डिजॉक्सिन का एंटीडोट दिया तो वो एंटीडोट क्या करेगा, जो पर्टिकुलर डिजॉक्सिन जो ड्रग थी,
जो डिजोक्सिन ड्रग थी वो क्या कर रही थी, हार्ट की जो मस्कुलर सेल्स हैं, हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो मसल मायोकार्डियम होती है, मायोकार्डियम की सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स थे जहाँ पर डिजोक्सिन बाइंड हो रहा था, ठीक है, मायोकार्डियम की लेयर के ऊपर जहाँ पर डिजोक्सिन बाइंड हो रहा था, तो उस लेवर उस रिसेप्टर या उस मायोकार्डियम की जो सेल्स थी जहाँ पे डिजोक्सिन बाइंड हो रहा था, उन सेल्स के रिसेप्टर्स के ऊपर जा करके ये डिगी बाइंड है वो क्या होता है, अटैच हो जाता है। और अटैच होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर क्या नहीं हो पाती है, वहाँ पर आपका जो जो डिजोक्सिन है वो अटैच नहीं होगा, अटैच नहीं होगा तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा। देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा इसको, ठीक है, समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए किसी पेशेंट का, अगर हम इसको, सॉरी यार, ये तो बात बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है, इसको हार्ट मान लीजिएगा भाई, जैसा भी बनाए बनाने की कोशिश की, ठीक है, थोड़ा ढंग से बनाते हैं यार, थोड़ा सा ढंग से बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हो गया, सॉरी, ये हो गई इसकी मायोकार्डियम, ये वाली हो जाएगी इसकी पेरिकार्डियम, नॉर्मली बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है, पेरिकार्डियम है। तो मायोकार्डियम जो लेयर है, जो हार्ट की मायोकार्डियम जो लेयर है, ये वाली लेयर, इस लेयर की जो पर्टिकुलर सेल्स होती हैं, ठीक है, पर्टिकुलर जो सेल्स होती हैं, उन सेल्स के ऊपर क्या होता है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से अपन एक सेक्शन उठा रहे हैं, ठीक है, यहाँ वाली सेल्स का एक सेक्शन उठाया, सेक्शन उठा करके हम देख रहे हैं पर्टिकुलर सेल थी, इसके ऊपर क्या था, एक रिसेप्टर प्रेजेंट था, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर रिसेप्टर है, जहाँ पर क्या हो रही थी, ऑक्सीटोसिन जो डिजोक्सिन थी वो हमारी, वो क्या होकर के आकर के बाइंड हो रही थी, ठीक है। अब डिजोक्सिन का आपने दिया एंटीडोट, एंटीडोट क्या था डिजोक्सिन का, डिजोक्सिन इम्यून फेव या डिगीबाइंड, डिगीबाइंड दिया तो डिगीबाइंड क्या करेगा, जो भी मायोकार्डियम की जो पर्टिकुलर सेल्स है, उन सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर है, वो रिसेप्टर पे आकर के खुद अटैच हो जाता है, खुद अटैच हो जाए। ये क्या है, ये तो आपकी डिजोक्सिन जो क्या कर रही है, टॉक्सिसिटी कॉज कर रही है, ठीक है। और ये वाला क्या है, ये वाला है आपका डिजोक्सिन, डिजोक्सिन इम्यून फेव, इम्यून फेव या डिगीबाइंड, ये है आपका डिजोक्सिन इम्यून फेव। मान लीजिए जब ये डिजोक्सिन इम्यून फेव आकर के अटैच हो गया है, जब ये डिजोक्सिन इम्यून फेव आकर के अटैच हो गया है इसके अंदर, तो ये क्या कर रहा है, तो क्या होगा, अब यहाँ पर आपकी वो जो डिजोक्सिन थी, पर्टिकुलर जो डिजोक्सिन थी, वो क्या नहीं हो पा रही है, यहाँ पे अटैच नहीं हो पा रही है, ठीक है, इस रिसेप्टर के ऊपर या इस सेल के ऊपर आकर के वो अटैच नहीं हो पा रही है। और इस सेल्स के ऊपर आकर के अटैच नहीं होने की कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, वहाँ पर डिजोक्सिन उस पर बाइंड नहीं होगी, बाइंड नहीं होगी तो उसकी टॉक्सिसिटी नहीं होगी, ठीक है, डिजोक्सिन नॉर्मली वैसे ही बाहर निकल जाएगी। डिगीबाइंड आकर के क्या कर रहे हैं, वो रिसेप्टर के ऊपर आकर के खुद अटैच हो गया, पहले डिजोक्सिन से पहले आकर के वो क्या हो गया, अटैच हो गया, और अटैच होने की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर डिजोक्सिन है उसकी टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट कर पा रहा है। तो इस तरीके से डिगीबाइंड है वो काम करता है। और डिजोक्सिन की जब टॉक्सिसिटी होती है तो उसमें कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है, उसमें यूज़ की जाती है डिजोक्सिन इम्यून फेव, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझाने की कोशिश की, उसमें मैं सक्सेस रहा हूँ। कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट है हमारा जो एंटीडोट हम क्लास में पढ़ रहे हैं, आज की क्लास में जो एंटीडोट है वो है नेक्स्ट हमारा विटामिन के, ठीक है। जब वारफेरिन की टॉक्सिसिटी होती है, जब भी पेशेंट के अंदर वारफेरिन की टॉक्सिसिटी हो रही है, ठीक है, तो वारफेरिन की टॉक्सिसिटी के अंदर क्या करना है, वारफेरिन की जब टॉक्सिसिटी हो रही है तो उस कंडीशन के अंदर क्या देना है, हमें विटामिन के यूज़ करना है। विटामिन के, विटामिन के कब यूज़ करना है, वारफेरिन की टॉक्सिसिटी के अंदर, वारफेरिन की टॉक्सिसिटी के अंदर हमें क्या करना है, यूज़ करना है
विटामिन के। ठीक है, क्या यूज़ करना है? विटामिन के। विटामिन के यूज़ करेंगे। कब यूज़ करेंगे? वारफेरिन की टॉक्सिसिटी के अंदर। ठीक है, वारफेरिन की टॉक्सिसिटी के अंदर हमें क्या यूज़ करना है? विटामिन के यूज़ करना है। ठीक है, विटामिन के। अब हम बताते हैं आपको कि वारफेरिन होता क्या है। वारफेरिन क्या होता है? वारफेरिन क्या है? वारफेरिन एक एंटीकोएगुलेंट है। वारफेरिन क्या है? एक एंटीकोएगुलेंट है। वारफेरिन क्या कहा है? क्या है? वारफेरिन एक एंटीकोएगुलेंट है। ठीक है, और एंटीकोएगुलेंट कब दिए जाते हैं? थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के केस के अंदर। ये थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, थ्रोम्बोसिस हो रहा है किसी भी वेन के अंदर, आर्टरी के अंदर, किसी भी वेसल के अंदर, उस कंडीशन के अंदर एंटीकोएगुलेंट्स वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ब्लड थिनर के रूप में एंटीकोएगुलेंट्स का यूज़ किया जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या किया जाता है? पेशेंट को वारफेरिन थेरेपी पे रखा जाता है। और वारफेरिन थेरेपी पे जब पेशेंट को रखा गया है तो हो सकता है कि वारफेरिन की पेशेंट को टॉक्सिसिटी हो जाए। और वारफेरिन की टॉक्सिसिटी के अंदर क्या यूज़ करना है? हमें वारफेरिन की टॉक्सिसिटी में यूज़ करना है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के यूज़ करेंगे और विटामिन के यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? वारफेरिन की टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या करती है? विटामिन जो ये जो वारफेरिन की जब टॉक्सिसिटी होती है तो वारफेरिन जब विटामिन के देंगे तो विटामिन के क्या कर रही है? विटामिन के करेगी क्या करेगी? बाईपास द इनिबिशन ऑफ विटामिन के एक्सपोइड रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, जो विटामिन के सिंथेसिस की है, जो वारफेरिन की जो टॉक्सिसिटी हो रही थी, टॉक्सिसिटी की वजह से क्या हो रहा था? वारफेरिन की टॉक्सिसिटी हुई, टॉक्सिसिटी की वजह से क्या हुआ? विटामिन के रिडक्टेज एंजाइम है, विटामिन के एक्सपोइड रिडक्टेज एंजाइम, उसका लेवल कम हो रहा था। जैसे ही आपने विटामिन के दिया, विटामिन के देती है आपका विटामिन के एक्सपोइड रिडक्टेज एंजाइम, उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है और वो वारफेरिन की टॉक्सिसिटी को क्या कर देता है? प्रिवेंट कर देता है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। और जब भी पेशेंट को वारफेरिन थेरेपी चल रही होती है तो पेशेंट के अंदर टेस्ट करवाना पड़ता है कौन सा? INR, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो, PTINR टेस्ट करवाया जाता है पेशेंट के प्रोथ्रोम्बिन टाइम और इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो किया जाता है। और ये इससे क्या होता है? इफेक्टिवनेस ऑफ वारफेरिन थेरेपी। ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑफ वारफेरिन थेरेपी। वारफेरिन थेरेपी की इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? PTINR चेक किया जाता है। वारफेरिन की टॉक्सिसिटी होती है तो एंटीडोट का काम में लिया जाता है, विटामिन के काम में लिया जाता है। ठीक है, और वारफेरिन खुद क्या है? एक एंटीकोएगुलेंट है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट, आई होप मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश, आपके जो भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको सॉल्व करने की कोशिश की है। ठीक है, आपको समझ में आ रहे हैं? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट एंटीडोट है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट है वो भी कॉमनली हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर मोस्ट कॉमनली जहाँ यूज़ होती है वो है गायनिक वार्ड। हॉस्पिटल सेटिंग में अगर मैग्नीशियम सल्फेट सबसे ज़्यादा यहाँ जहाँ यूज़ होता है वो होता है गायनिक वार्ड के अंदर होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली गायनिक वार्ड के अंदर देखा जाता है। ठीक है, तो अगर किसी पेशेंट को आप मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हो और उस पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो रही है तो उस कंडीशन के अंदर उसका एंटीडोट क्या यूज़ कर सकते हैं? उसका एंटीडोट होगा कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक है, उसका एंटीडोट होगा आपका कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट मैग्नीशियम सल्फेट है, उसका एंटीडोट है। तो अब कैल्शियम ग्लूकोनेट ऐसा क्या करता है कि वो मैग्नीशियम सल्फेट के एंटीडोट काम करता है? तो मैग्नीशियम जो क्या ये कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या करता है? जो भी चेंजेस मैग्नीशियम सल्फेट ने किए हैं साइनेप्टिक मेम्ब्रेन न्यूरॉन्स के ऊपर, बॉडी की जो सेल्स हैं उनके ऊपर, जो भी चेंजेस मैग्नीशियम सल्फेट ने किए हैं उन सारे चेंजेस को ये क्या कर देता है? रिवर्स कर देता है। ठीक है, इट रिवर्स द चेंजेस इंड्यूस बाय द मैग्नीशियम सल्फेट। जो भी मैग्नीशियम सल्फेट ने जो चेंजेस किए थे उन सारे चेंजेस को ये क्या कर देता है? रिवर्स कर देता है। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट ने जो चेंजेस किए थे उन सारे चेंजेस को ये क्या कर रहा है? रिवर्स कर देता है। ठीक है, रिवर्स करने का मतलब है जो भी चेंजेस मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से हुए थे वो सारे चेंजेस वो क्या कर देता है? हटा देता है। कौन हटा देता है? कैल्शियम ग्लूकोनेट हटा देता है। ठीक है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या कर रहा है? कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या करता है? मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट है। और मैग्नीशियम सल्फेट ने जो कुछ भी चेंजेस किए थे न्यूरॉन्स के अंदर, सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर, ठीक है, वो सारे चेंजेस को क्या कर देता है? कैल्शियम ग्लूकोनेट रिवर्स कर देता है। इसीलिए हम यूज़ करते हैं कैल्शियम, इसीलिए हम यूज़ करते हैं क्या यूज़ करते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट यूज़ करते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो अभी इसी यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा मेडिसिन के बारे में। ठीक है, मेडिसिन की बात करें तो मैग्नीशियम सल्फेट है वो क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट एक टोकोलाइटिक एजेंट है। ठीक है, टोकोलाइटिक एजेंट है। टोकोलाइटिक एजेंट का मतलब बताइए?
तो टोकोलाइटिक एजेंट का मतलब होता है जो ऐसे एजेंट या ऐसी मेडिसिन जो यूट्रस के जो कॉन्ट्रैक्शन है उनको क्या कर दे, रिलैक्स कर दे, उनको कम कर दे। ठीक है, रिलैक्स द यूट्रस, रिलैक्स द यूट्रस, जो यूट्रस है उसको रिलैक्स कर दे। ठीक है, टोकोलाइटिक एजेंट है। क्या अब टोकोलाइटिक एजेंट है, कब यूज कर रहे हैं? हाइपर एक्टिव यूट्रस के अंदर टोकोलाइटिक एजेंट्स का यूज करेंगे। उस कंडीशन के अंदर हो सकता है पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट को एडमिनिस्टर करना पड़े। और कब करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट? मैग्नीशियम सल्फेट यूज करते हैं अपन प्री एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया में, प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया की कंडीशंस के अंदर भी हम यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर, मैग्नीशियम सल्फेट को। ध्यान रखने की बात है, अगर किसी पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट चल रहा है तो उस पेशेंट के बेड साइड पर हमें क्या रखना होगा? कैल्शियम ग्लूकोनेट हमें पास में रखना है। पास में क्या रखना है? कैल्शियम ग्लूकोनेट, क्योंकि उस मैग्नीशियम सल्फेट की कभी भी टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो उसको रिवर्स करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट के जो भी इफेक्ट थे, वो जो टॉक्सिक इफेक्ट है उनको रिवर्स करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे कैल्शियम ग्लूकोनेट, हम पेशेंट को देंगे। ठीक है, कैल्शियम ग्लूकोनेट हम पेशेंट को देंगे। ठीक है, नॉर्मली कैल्शियम ग्लूकोनेट कहाँ यूज़ किया जाता है? मान लीजिए आपने एंटीडोट तो पढ़ लिया। ठीक है, ये नॉर्मली कहाँ यूज़ किया जाता है? नॉर्मली कैल्शियम ग्लूकोनेट यूज़ किया जाएगा आपका कैल्शियम के सप्लीमेंट में, Ca+ सप्लीमेंट, इन केस ऑफ पीडियाट्रिक के अंदर कैल्शियम सप्लीमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, पोटेशियम के साथ हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा इन ड्रग्स के बारे में थोड़ा थोड़ा कॉमन नॉलेज था, आपको नॉलेज दिया गया है, आपको बताया गया है, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है ताकि आपको नॉर्मली इन ड्रग्स के बारे में पता हो। और इनका कोरिलेटेड जो स्टडी है वो यही होती है कि आपको ये पता हो कि ये ड्रग कहाँ अच्छे, मतलब इसका इफेक्ट कहाँ, कैसा क्या इफेक्ट करेगा। कैल्शियम ग्लूकोनेट वो क्या कर रहा है? कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करेगा। लेकिन अगर MgSO4 की टॉक्सिसिटी हुई है वहाँ पे ये क्या करेगा? MgSO4 के इफेक्ट को क्या कर देगा? रिवर्स कर देगा। तो ये है एक कोरिलेटेड स्टडी। तो यही स्टडी हम सबको सीखनी है, करनी है, ताकि हम जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, उनको हम लंबे टाइम तक याद रख सकें। नेक्स्ट वन है हमारा, नेक्स्ट मेडिसिन है जिसकी टॉक्सिसिटी है उसको रिवर्स करना है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो मेडिसिन कौन सी है? बेंजोडाइजेपाइंस। ठीक है, बेंजोडाइजेपाइंस। मान लीजिए कोई पेशेंट आपका बेंजोडाइजेपाइंस पे और उसको उसकी टॉक्सिसिटी हो गई। मान लीजिए पेशेंट है, यहाँ बहुत बार आपने भी मतलब बहुत बार पढ़ा होगा कि फलाने स्टूडेंट ने डिप्रेशन में आकर के बहुत सारे नींद की गोलियाँ खा ली। नींद की गोलियाँ कहाँ हैं? सेडेटिव्स हैं। सेडेटिव्स किसके अंदर क्लासीफाई किए गए? बेंजोडाइजेपाइंस के अंदर, जो नॉर्मली अपने अल्प्राजोलाम है, मिडाजोलाम है। ठीक है, ये सारे कहाँ? अल्प्राजोलाम, मिडाजोलाम, ये सारे के सारे क्या हैं? बेंजोडाइजेपाइंस है। बेंजोडाइजेपाइंस है, ये जो अगर ज़्यादा कंज्यूम कर लिया जाता है इनकी क्या हो जाती है? टॉक्सिसिटी हो जाती है। टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए जो एंटीडोट काम में लिया जाता है वो कौन सा काम में लिया जाता है? वो लिया जाता है फ्लूमाजिल काम में लिया जाता है। बेंजोडाइजेपाइंस की टॉक्सिसिटी के अंदर जो एंटीडोट काम में लिया जाता है वो लिया जाता है फ्लूमाजिल। अब फ्लूमाजिल क्या कर रहा है? फ्लूमाजिल क्या करता है? ये सेम रिवर्स कर रहा है। ठीक है, रिवर्स क्या कर देता है? रिवर्स द इफेक्ट ऑफ बेंजोडाइजेपाइन। ठीक है, कैसे इफेक्ट को रिवर्स करेगा? फ्लूमाजिल क्या करेगा? जहां सेल के ऊपर, जहां पर जिस रिसेप्टर के ऊपर बेंजोडाइजेपाइंस अटैच हो रहे थे वहां पर फ्लूमाजिल पहले जाकर के अटैच हो जाता है। ठीक है, वहां पर क्या होता है? फ्लूमाजिल पहले जाके अटैच हो जाता है, और पहले जाके अटैच होने की वजह से वहां पर क्या होता है? आप देखने को मिलता है कि जो फ्लूमाजिल है उसने बेंजोडाइजेपाइंस की टॉक्सिसिटी उसको कम कर देता है, या फिर बेंजोडाइजेपाइंस की जो बाइंडिंग साइट है वहां पर फ्लूमाजिल जाकर के अटैच हो जाता है, जिससे जो बेंजोडाइजेपाइंस है वो सेल्स के साथ रिएक्ट नहीं करती, उसका इफेक्ट नहीं आता, वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? रिवर्स द इफेक्ट ऑफ बेंजोडाइजेपाइन बेंजोडाइजेपाइन बाइंडिंग साइट को ये क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो बेंजोडाइजेपाइंस है, उसका एंटीडोट क्या है? बेंजोडाइजेपाइंस का एंटीडोट है फ्लूमाजिल। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बेंजोडाइजेपाइंस का एंटीडोट क्या है? फ्लूमाजिल। ठीक है, फ्लूमाजिल है वो क्या है? बेंजोडाइजेपाइंस का एंटीडोट है। और ये जो आपकी बेंजोडाइजेपाइंस है वो कब काम में ली जाती है? काम इफेक्ट के लिए, पेशेंट को काम इफेक्ट के लिए। एंटी एंजाइटी मेडिसिन बोलते हैं इनको, एंजियोलाइटिक, एंटी एंजियोलाइटिक मेडिसिन बोलते हैं। ठीक है, एंजियोलाइटिक मेडिसिन भी इनको बोला जाता है। ठीक है, एंटी एंजियोलाइटिक मतलब ये एंजाइटी है उसको कम करने के लिए यूज़ की जाती है।
नेक्स्ट हमारी जो ड्रग टॉक्सिसिटी है उसमें हम बात करें तो हिपेरिन टॉक्सिसिटी है, मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है, ठीक है। हिपेरिन टॉक्सिसिटी, हिपेरिन टॉक्सिसिटी, तो हिपेरिन टॉक्सिसिटी है अगर किसी पेशेंट पर हिपेरिन चल रहा है, ठीक है। हिपेरिन क्या है, एक एंटीकोएगुलेंट, को आपका पेशेंट एंटीकोएगुलेंट थेरेपी पे या हिपेरिन थेरेपी पे, उसको उस कंडीशन के अंदर आपके पेशेंट को हिपेरिन की टॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है। अगर उसके लेवल को मॉनिटर ना किया जाए, पर्टिकुलरली मैनेज नहीं किया जाए टाइमली, आप उसको उसके पीटीआई पीटीटीआई ना चेक करो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, हिपेरिन की टॉक्सिसिटी हो सकती है। हिपेरिन की टॉक्सिसिटी को मैनेज करने के लिए जो ड्रग काम में ली जाती है वो कौन सी ली जाती है, वो ली जाती है सब प्रोटामाइन सल्फेट, ठीक है। प्रोटामाइन सल्फेट जो ड्रग है वो काम में ली जाती है, किसके लिए काम में ली जाती है, वो ड्रग काम में ली जाती है हिपेरिन की टॉक्सिसिटी को रिवर्स करने के लिए। हिपेरिन का एंटीडोट क्या है, प्रोटामाइन सल्फेट, ठीक है। प्रोटामाइन सल्फेट क्या है, हिपेरिन का एंटीडोट है। प्रोटामाइन सल्फेट क्या है, हिपेरिन का एंटीडोट है। जो हिपेरिन का एंटीडोट है वो क्या है, प्रोटामाइन सल्फेट। और यहाँ पे प्रोटामाइन सल्फेट है वो क्या काम करेगा, हमारा प्रोटामाइन सल्फेट काम कर रहा है, ठीक है, हिपेरिन की टॉक्सिसिटी को, हिपेरिन की टॉक्सिसिटी को अलग करने के लिए, हिपेरिन की टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए क्या काम में लेंगे, प्रोटामाइन सल्फेट। और हिपेरिन क्या, खुद हिपेरिन खुद एक क्या है, एंटीकोएगुलेंट है, एंटीकोएगुलेंट। हिपेरिन क्या है, एंटीकोएगुलेंट, और एंटीकोएगुलेंट होने की वजह से इसका यूज मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। आप एपीजी के अंदर भी इसका यूज़ करते हो, जो सिरिंज होती है, जब सैंपल लेने से पहले हम क्या करते हैं, सिरिंज को हिपेरिनाइज्ड करते हैं, ठीक है, ताकि जो ब्लड है वो क्लॉट ना हो जाए, जो आर्टीरियल ब्लड हमने सैंपल लिया है, ठीक है, वो क्लॉट ना हो जाए उसके लिए, ठीक है। हिपेरिन की टॉक्सिसिटी में क्या काम में लेना है, प्रोटामाइन सल्फेट। तो प्रोटामाइन सल्फेट क्या कर रहा है, ये हिपेरिन के साथ कंबाइन होकर के क्या करता है, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि वाटर सोल्यूबल होता है, न्यूट्रलाइज कॉम्प्लेक्स होता है, जो इजीली बॉडी से बाहर निकल जाता है। क्या करता है ये, क्या करता है ये, करता है प्रोटामाइन सल्फेट क्या करता है, कंबाइंड विथ हिपेरिन एंड हिपेरिन सल्फेट एंड फॉर्म एंड स्टेबल कॉम्प्लेक्स एंड न्यूट्रलाइज, ठीक है। हिपेरिन के साथ, हिपेरिन के साथ प्रोटामाइन सल्फेट अटैच होगा, अटैच होने के बाद एक न्यूट्रलाइज और एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है, और वो कंपाउंड क्या करता है, बॉडी से इजीली बाहर निकाल दिया जाता है, वो नॉन टॉक्सिक कंपाउंड होता है। हिपेरिन को अलग, प्रोटामाइन, जैसे आपने हिपेरिन की टॉक्सिसिटी हुई, आपने क्या किया, प्रोटामाइन सल्फेट एडमिनिस्टर किया, और जो प्रोटामाइन सल्फेट एडमिनिस्टर हुआ वो क्या करता है, प्रोटामाइन सल्फेट हिपेरिन के साथ कंबाइन होता है, और कंबाइन होकर के ये दोनों एक ऐसा कॉम्प्लेक्स या एक स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं जो क्या होता है, न्यूट्रलाइज होता है, और जो बॉडी के लिए नॉन टॉक्सिक होता है, और वो इजीली बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट वन है मैग्नीशियम सल्फेट। दूसरा मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर देखो, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट है, उसकी टॉक्सिसिटी के अंदर आप कैल्शियम ग्लूकोनेट काम में ले रहे हो, ये 2 बार लिखा गया है, ठीक है, सेम है, पहले हम बात कर चुके हैं। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया लेक्चर, मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया कंटेंट आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।